लास्ट क्लास में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोला था कि इसको ड्रॉ कर लो, समझाया कुछ नहीं था। आज हम लोग इसको समझते हैं। सो बच्चों, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये है रियोस्टेट, इसको बोलते हैं हम लोग रियोस्टेट। और रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट, इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टर, मतलब इसकी रेजिस्टेंस वेरी करती है। और एक्चुअली में होता कुछ नहीं है, एक बड़ा सा सिलेंडर होता है ऐसे करके, इसके ऊपर वायर को हम लोग ऐसे ऐसे वो करके रखे हुए होते हैं, आई मीन कॉइल करके रखा हुआ होता है। और इसके ऊपर यहाँ पर एक स्लाइडर होता है। स्लाइडर आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ज्यादा का ज्यादा वायर आपका अंदर इंक्लूड होता जाएगा। और जितना ज्यादा लंबा वायर होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होती है। जितना ज्यादा लंबा वायर उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। तो मान लो अगर स्लाइडर यहाँ पे है तो कम रेजिस्टेंस है, अगर स्लाइडर यहाँ पे आपने स्लाइड कर दिया तो रेजिस्टेंस उसकी ज्यादा हो चुकी है। तो इसका मतलब होता है दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टर, एज सिंपल एज दैट। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है इसमें। सो हमने रियोस्टेट लगा के रखा हुआ है एक रियोस्टेट लगा के रखा हुआ है। और ठीक है, यस। सो आर एच इज द रियोस्टेट। उसको कनेक्ट किया है हमने एमीटर के टर्मिनल से। दिस इज एन एमीटर। एमीटर आप सबको पता है करंट मेजर करता है। उसके बाद आपने बैटरी से कनेक्ट किया है इसको। फिर उसके बाद में बैटरी से कनेक्टेड है एक वायर, और वो वायर बहुत ही लंबा वायर है। आई मीन इन दिस केस दैट वायर इज ऑफ 400 सेंटीमीटर लेंथ। देखो यहां से शुरुआत करेंगे हम लोग जीरो से 100 सेंटीमीटर ये वायर है। एंड माइंड इट अगेन, दिस वायर इज मेड अप ऑफ कांस्टेंटन और मैंगनीज। सो ये वायर है ए से लेके यहाँ पर इस पोजीशन तक वायर। फिर ये कॉपर की स्ट्रिप है टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द सर्किट। सो वायर, copper strip, again wire of 100 centimeter, then copper strip, again 100 centimeter wire, then a copper strip, and again there is 100 सेंटीमीटर वायर। दैट मीन्स टोटल इसकी लेंथ हो जाएगी 400 सेंटीमीटर। वायर की टोटल लेंथ हो जाएगी 400 सेंटीमीटर। गाइज ये आपको ऐसा दिख रहा है, बट एक्चुअली में जब आप अपने लैब में जाओगे ना तो पोटेंशियोमीटर आपको कुछ इतना बड़ा सा ऐसा फट्टा दिखेगा लकड़ी का, जिसपे वायर ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कॉइल किया होगा। लकड़ी का फट्टा, काफी बड़ा सा लकड़ी का फट्टा होगा अप्रोक्सीमेटली। आप जब अपने हाथ फैला लेते हो, लेट्स सपोज दिस इज यू, आपने अपने हाथ फैला लिए ऐसे करके, तो इतना बड़ा वायर लकड़ी का बॉक्स में होगा, पतले पतले वायर होंगे, यस सेट में यस बने होते हैं, दिखता यस। है। सो दिस इज अ पोटेंशियोमीटर। एनीवेज ये, अरे भाई चलो। सो हम लोग यहाँ तक आगे 400 सेंटीमीटर तक आगे। उसके बाद में दिस इज अ की के, एंड ये स्लाइडर है। दिस इज द स्लाइडर विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। रियोस्टेट के ऊपर जो स्लाइड करने वाली बात है वो है ये स्लाइडर। ये ऊपर की तरफ में आपको स्केल बना के रखा हुआ है कि मेजर कर सकते हो आप कितने डिस्टेंस तक आ रहे हो, 0 से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच में। ये चीजें आपको पता चलेंगी। फिर आपने ए पॉइंट से कनेक्शन उठाया और यहाँ पर लेट्स सपोज गैल्वेनोमीटर डाल दिया या वोल्टमीटर डाल दिया, व्हिचएवर, आई मीन व्हाटएवर यू वांट टू डू। सो लेट्स सपोज हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर डाल दिया, यहाँ से उठाया इसको, और ऐसे करके जॉकी को स्लाइड कर रहे हैं इस पूरे वायर की तरफ, पूरे वायर के ऊपर। एक पोजीशन ऐसा आएगा जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, और आप बोल सकते हो कि भैया हम पोटेंशियोमीटर से कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं वहां से। तो आप मतलब यहाँ पे फिर आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हो, इसलिए मैंने इसको खाली छोड़ा हुआ है। बात समझ में आई सबको? कंस्ट्रक्शन समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो तो अब आगे चलते हैं। इसमें शुरुआत करते हैं पोटेंशियोमीटर में। लिखना शुरू करो कि ये किस पे बेस्ड है। ये राइट ऑन द वर्किंग of a potentiometer. The working of a potentiometer is based on the fact that the fall of potential across any position of the wire is directly proportional
is directly proportional to the length of that portion provided the wire is of uniform cross-sectional area, and a constant current is flowing through it. ठीक है, तो the working of a potentiometer is based on the fact that the fall of potential across any portion of the wire, मतलब पोटेंशियल में जो ड्रॉप आएगा, फॉल ऑफ पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल का जो ड्रॉप आने वाला है अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पोर्शन. उतने पोर्शन का लेंथ जो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये पोटेंशियल V. एंड कंडीशन ये है कि हमारे वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट द वायर सेम होना चाहिए एंड ऑल्सो उसमें से कांस्टेंट करंट फ्लो होना चाहिए. कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया या यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का मीनिंग क्या है कि अगर आपका वायर ऐसे सिलेंड्रिकल पोर्शन में सिलेंड्रिकल है तो कभी ऐसा हो सकता है बीच में से ऐसे करके किसी ने वायर दबा दिया हो, ऐसे बन गया हो, फिर ऐसे करके वायर आ गया हो, फिर ऐसे करके आड़ा टेढ़ा वायर है. दैट मीन्स उसकी जो थिकनेस है वो मेंटेन नहीं है. ये जो थिकनेस आपको दिख रही है यहाँ पे थोड़ी ज्यादा, यहाँ पे कम हो गई है, यहाँ पे कम हो गई है, यहाँ पे ज्यादा है. सो ये जो थिकनेस है ना वो थिकनेस डिफरेंट नहीं होनी चाहिए. द थिकनेस शुड बी सेम. दिस इज व्हाट द कंडीशन इज टेलिंग अस. सो कांस्टेंट करंट फ्लो होना चाहिए पहली बात, वेरिएबल करंट नहीं होना चाहिए, और कि करंट फ्लक्चुएट हो रहा है, करंट कभी ज्यादा है कभी कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए. कांस्टेंट करंट फ्लो होना चाहिए. एंड दूसरी कंडीशन है क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड बी सेम थ्रू आउट द वायर. क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होना चाहिए. यस रिद्धि. Sir, why are we using that copper strips? बेटा वो कनेक्टिविटी के लिए और कुछ भी नहीं है. सर मतलब अगर कॉपर स्ट्रिप्स नहीं रखेंगे तो भी अगर एक सिंगल वायर से ही पूरा करंट पास कराएंगे तो कोई डिफरेंस मिलेगा? करा सकते हैं बट लॉन्ग टर्म बात करेंगे अगर हम लोग इसकी स्ट्रक्चर की इंटेग्रिटी की तो वो नहीं बना रहेगा. कॉपर स्ट्रिप में फायदा ये होता है, एक तो इसमें से मैक्सिमम करंट पास होता है. आई मीन इट इज अ वेरी वेरी गुड कंडक्टर कॉपर. जो भी करंट इसके अंदर आएगा वो उसको इमीडिएटली ट्रांसफर कर देगा. और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर हम लोग जो वायर ले रहे हैं, कभी हो सकता है कि गलती से वो टूट जाए या फिर आप उसको मतलब एनीथिंग कुड हैपन, राइट. सो इसीलिए हम लोग कॉपर स्ट्रिप यूज कर रहे हैं इसमें. अदरवाइज देयर इज नो पर्पस. ठीक है. और दूसरा क्या होगा बेटा, ये जो वायर है हमारा, इस वायर की रेजिस्टिविटी होती है, अच्छी खासी रेजिस्टेंस होती है. बट कॉपर में थोड़ी क्या मतलब बहुत ही कम रेजिस्टेंस होती है. तो इन एसेंस आप क्या कर रहे हो, ये जो लेंथ ऑफ वायर आपने यहाँ यूज किया, सिस्टम को लगेगा कि ये जो डेड एंड है, ये वाला जो एंड है, इसका नाम कुछ दे देता हूं मैं, बी एंड है, ये बी एंड उछल के सीधा यहाँ जा चुका है, ऐसा सिस्टम को लगेगा. दैट मीन्स ये बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा करंट फ्लो हो रहा है. ऑलमोस्ट ऑल द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉपर स्ट्रिप. इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है कॉपर की. दैट इज वाई हम लोग ये कॉपर स्ट्रिप यूज करते हैं. बट अदरवाइज अगर आप ऐसे कॉपर स्ट्रिप हटा के दूसरा वायर भी यूज करोगे, आई मीन सिंपल वायर यूज करोगे, तो आपको ये लेंथ लेनी पड़ेगी वायर की. आपको ये लेंथ को इंक्लूड करना पड़ेगा बस. अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज कर सकते हो उसको. ओके. चलो आगे बढ़ते हैं. लिख लिया सबने गाइस? द पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि जो भी पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा अक्रॉस द वायर, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट वायर. सो अब हम इसमें कुछ चीजें अज्यूम कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं. सपोज क्या, या लेट ए को हम लोग मानते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मैं सी सेक्शन लिख रहा हूं यहाँ पर, क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ सी सेक्शन. रो मतलब रेजिस्टिविटी है, और आप सबको पता है कि रेजिस्टिविटी इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी. रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर. फिर
V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference across the portion of length L, of length L. So let's suppose हमारे पास ये वायर है पॉइंट A और B के बीच में, मान लो ये 100 सेंटीमीटर का वायर था, हमारा जॉकी यहाँ पर कहीं पर है, लेट्स से 50 सेंटीमीटर पे है, तो जो पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा वो सिर्फ और सिर्फ ये 50 सेंटीमीटर वायर के रेजिस्टेंस की वजह से आएगा, बाकी का जो 50 सेंटीमीटर है उससे हमको लेना देना नहीं है। तो ये इतने रेजिस्टेंस की वजह से हमारे पास में पोटेंशियल का ड्रॉप आ रहा है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, लिख लिया इतना सबने? यस 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 सर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसी में लिखना जरा, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ लेंथ L, और I है हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट थ्रू द वायर, current through the wire, and it is a constant current, current constant है ये, ठीक है। सो होता क्या है गाइस, हमको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, सो आई कैन राइट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ या फ्रॉम ओम्स लॉ, ये भी लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको पता है कि पोटेंशियल का ड्रॉप इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर, राइट? वी इज इक्वल टू आई आर, ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आते हैं। यहाँ से गाइस v इज इक्वल टू आई तो एज इट इज रहने दो, r का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो मैं लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, याद है? r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ऐसा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी, एल इज द लेंथ ऑफ द वायर एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बात समझ में आई सबको? यस सर। सर शाबाश। चलो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या क्या चीजें कांस्टेंट लेके रखी हुई है। क्या हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट लिया है? यस और नो? नो सर? नो सर। नो। अच्छा, क्या हमने रेजिस्टिविटी कांस्टेंट ली हुई है? नो आइडिया सर। क्या हमने करंट कांस्टेंट लिया हुआ है? यस सर। तो हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्यों कांस्टेंट नहीं लिया? ये देखो आप लोगों को अजम्पशन मैंने क्या बताया था यहाँ पर, व्हाट वाज द अजम्पशन? दैट वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो एकदम फिक्स्ड है, कांस्टेंट है वो, और सिमिलरली करंट भी कांस्टेंट है, प्लस रेजिस्टिविटी। गाइस ये जो रेजिस्टिविटी है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, अगर आपने एक बार वायर चूज कर लिया तो रेजिस्टिविटी फिक्स हो गई है, अगर वायर बदलोगे तभी रेजिस्टिविटी बदलेगी, अदरवाइज रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। सो आई, रो और ए, ये तीनों की तीनों चीजें कांस्टेंट हैं, ये तीनों की तीनों चीजें कांस्टेंट है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि ये वायर कितना मोटा है और थ्रू आउट द लेंथ वो पूरा सेम मोटाई के साथ में है। रो इज द रेजिस्टिविटी, आई इज द करंट, सो मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट V इज इक्वल टू K टाइम्स L। अब आप बोलोगे सर ये K क्या है? इस K इज नथिंग बट I रो बाई A, ये जो K है यही है I रो बाई A, और K इज अ कांस्टेंट वैल्यू। क्यों? क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। मेहनत कराता है, इतना गुस्सा आता है इस पे। सो V इज इक्वल टू KL, अंडरस्टूड? I is constant, rho is constant, A is constant। यहाँ से हमें साफ साफ पता चल रहा है that V is equal to KL, and that means मैं ऐसा बोल सकता हूँ therefore V is directly proportional to L, जो हम लोगों को पोटेंशियोमीटर में चाहिए था। बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, V is directly proportional to L। all right, शाबाश। अच्छा, यहाँ से हम लोग K की वैल्यू और निकाल सकते हैं, वैसे लिख लिया सबने ये?
Yes, sir. ठीक है, सो यहाँ से हम लोग गए इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है v इज इक्वल टू के एल, कुछ नाम दे दो इसको, 1 इसको 2 दे देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 यू कैन से दैट k इज इक्वल टू v अपॉन l। k की वैल्यू क्या आ रही है, v अपॉन l। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा फिर, पोटेंशियल का ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, v बाई l, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, इसी को बोलते हैं हम लोग k, और इसका स्पेशल नाम है जिसको हम लोग जानते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट से। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब चेंज with respect to length. So when you see that the potential is changing with respect to length, this k will become the potential gradient, और इसको हम लोग पढ़ सकते हैं fall of potential per unit length of the wire, fall of potential per unit length of the wire, इसी को हम लोग k बोलेंगे। सबको समझ में आया ये, लिख लो इसको। ठीक है, Done, sir. बाकी सारे Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। सो लिख लो, डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। सो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर कर सकते हो, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। डायग्राम बना लो फटाफट मेरे साथ में।
सर एक क्वेश्चन था हाँ बोल बेटा। सर, वो आपने ग्रुप में कुछ भेजा था, मुझे समझ नहीं आया क्या था, कोई टाइम टेबल जैसा लग रहा था। हाँ वो टाइम टेबल ही था, समझा देता हूँ मैं अभी। गुड कि आपने क्वेश्चन पूछा, बाकी सब तो डेड पड़े हुए हैं। किसी को डाउट नहीं आया या किसी को क्वेश्चन नहीं आया कि वो क्या चीज है या कैसे कर रहे हैं या क्या है? ड्रॉ कर लो कोड एंड राइटिंग। हो गया सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो इसमें